अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर की इन सर्द रातों को आप एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको, आपकी फैमिलीज़ को, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे, मेरी फैमिली को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के कामों में आसानियाँ फरमाए। कुछ वजूहात की बिना पे मैं आपके साथ रेगुलरली ना ही मुखातिब हो पा रहा हूँ और ना ही मैं रेगुलरली आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पा रहा हूँ। लेकिन आप यकीन रखें कि मैं हमेशा आपके साथ था, आप मेरे साथ थे और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी साथ रहेंगे। अगर मेरे कोई भी ऐसा लिसनर है जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आज की ये जो कहानी है, ये बड़ी स्पेशल कहानी है और ये कहानी हमें गज़ाला अनवर साहिबा ने शेयर की है। और ये कहानी इनके अपने शौहर के साथ 1981-82 में पेश आई थी। ये बताती है कि इनके जो शौहर थे वो उस दौर में एक होटल चलाया करते थे। जैसे कि आमतौर पे आज के दौर में आपने देखा होगा कि होटल होते हैं जहाँ पे खाना रोटी वगैरह दस्तयाब होती है। तो वैसे ही इनका एक होटल था जो कि मलीर के एरिया में मौजूद था। और उस दौर में ये जो मलीर का हिस्सा था जहाँ पे इनका ये होटल मौजूद था, वहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर के बाद ही खेतों वगैरह का आगाज़ हो जाया करता था। अब ये जो होटल था, अगर आप गर्मियों की बात करें तो ये बताती है कि उस दौर में रात के 8-9 बजे बंद हो जाता, जबकि जैसे जैसे सर्दियाँ आती तो रात को 7 साढ़े 7 बजे इस होटल को सन्नाटा होने की वजह से बंद करना पड़ता। अब जब ये होटल बंद होता तो एक एक करके जितना भी स्टाफ था वो अपने घरों या अपने जो भी जहाँ पे रिहाइश थी वहाँ के लिए रवाना हो जाता। जबकि जो मेरे शौहर थे वो आखिर में हिसाब किताब करने के बाद घर के लिए रवाना होते। तो वैसे ही एक रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। बाहर का जो हिस्सा था वो मुकम्मल तौर पे सन्नाटे के अंदर डूबा हुआ था और मेरे शौहर हिसाब किताब करने के बाद बस होटल के दरवाजे को या जो भी शटर वगैरह मौजूद था उसको ताला लगाने वाले थे। अच्छा, मेरे शौहर बताते हैं कि मेरा फोकस दराज के ऊपर था, यानी जहाँ पे पैसे वगैरह मौजूद थे मैं उस तरफ देख रहा था कि मुझे होटल के दरवाजे के बाहर, यानी जहाँ पे दरवाज़ा मौजूद था, एंट्रेंस मौजूद थी, उससे आगे की तरफ थोड़े से शोर शराबे की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि वो किसी बैग वगैरह को खींचता हुआ इनके होटल की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अब रात के इस पहर में जबकि लोग घरों से बाहर नहीं निकला करते और ख़ास तौर पे ये जो एरिया था जो कि मुकम्मल तौर पे सन्नाटे में डूबा हुआ था, किसी का इस तरह से होटल की तरफ आना या एकदम से होटल में दाखिल होना ये बड़े ख़तरे की अलामत थी। ज़ाहिर सी बात है, मेरे शौहर के पास पैसे मौजूद हुआ करते थे तो वो परेशान थे कहीं ऐसा ना हो कि चोर डाकू इस होटल के अंदर दाखिल हो जाएं और पूरे दिन में जो भी कमाई हुई है उसको लूटने के बाद यहाँ से भाग जाएं। यही सोचने के बाद मेरे जो शौहर थे वो एकदम से दरवाजे की तरफ भागे और वो जल्दी से दरवाजे को बंद करना चाहते थे। मेरे शौहर बताते हैं कि मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ लपकना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे एकदम से दरवाजे के सामने आके कोई खड़ा हो चुका है। जो भी वहाँ पे खड़ा हुआ था वो बहुत लंबा सा था। ऐसा लग रहा था उसके हाथ में कोई बैग मौजूद है और गौर करने पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जिसने चादर के ज़रिए अपने पूरे जिस्म को ढांप रखा है और ये बहुत ही लंबी चौड़ी औरत दिखाई दे रही थी। अब मेरे शौहर बताते कि जब मैंने औरत को वहाँ पे खड़े हुए देखा तो मेरी समझ नहीं आया कि आखिर ये कौन औरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुसाफिर हो जो कि मेरी मदद हासिल करना चाहती हो। खैर, उस औरत को देखने के बाद मैं एकदम से रुका और मैंने ऊपर से नीचे तक उस औरत का बार बार जायज़ा लेना शुरू किया। उसने कुछ इस तरह से एक बड़ी सी चादर ले रखी थी कि उस चादर के ज़रिए उसका सर से लेके पाँव तक का जो हिस्सा था मुकम्मल तौर पे छुपा हुआ था, जैसे कि शायद वो पर्दा करती हो या अपने मुंह को, अपने जिस्म को नामहरम से बचाना चाहती हो। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मेरी नज़र उस औरत के ऊपर से नीचे यानी पाँव वाले हिस्से की तरफ पड़ना शुरू हुई तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ।
जैसे कि आमतौर पे नॉर्मली इंसानों के पैर हुआ करते हैं, उस औरत के जो पैर थे ये ऐसे पैर नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा इनका शेप है, या तो ये मुड़े हुए हैं, या फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इस औरत के जो पंजे हैं वो पीछे की तरफ मौजूद हैं, जबकि उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ मुझे दिखाई दे रही थीं। खैर, मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद फिर से जब उस औरत के पैरों अब हाथों की तरफ देखना शुरू किया, तो एक तो सबसे पहले जब मैंने उसके पैरों को देखा तो उसके पैर तो वाकई में उल्टे थे, जबकि जहाँ तक उसके हाथों का ताल्लुक है ऐसा लग रहा था उसकी उंगलियां बहुत ही काली, बहुत ही लंबी, बहुत ही पतली पतली उंगलियां हैं, और उन उंगलियों पे जो नाखून मौजूद थे वो बहुत ही बारीक, बहुत ही लंबे लंबे नाखून थे। और इससे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस औरत के जो नाखून थे, ऐसा लग रहा था उन नाखून से खून टपकता हुआ, रसता हुआ वाज़े तौर पे देखा जा सकता है। यकीनन उसके नाखून से जो खून टपक रहा था उसको देख के ऐसा लग रहा था कोई ना कोई चीज़ उसके हाथ में ऐसी मौजूद ज़रूर थी कि जिसके अंदर खून लगा होगा, और फिर वो खून उसके नाखूनों में आके टपकता हुआ दिखाई दे रहा था। खैर, मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका था कि अगर इसके चेहरे के सामने से ये चादर हट गई तो यकीनन इसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा खौफनाक होगा। खैर, मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये इसके जो उल्टे पाँव हैं ये इतने खौफनाक जो उसके हाथ मौजूद हैं, यकीनन ये कोई दूसरी मखलूक है जो कि इस वीरान जगह की वजह से या इस सुनसान इलाके की वजह से इस होटल के दरवाजे पे आके रुक चुकी है। अच्छी बात ये थी, ये जो होटल का दरवाज़ा था इस दरवाजे के ऊपर अल्लाह के नाम लगे हुए थे, और मुझे यकीन था कि ये औरत जो भी मखलूक है ये इस दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकती है। खैर, मैंने बावजूद इसके कि वो मखलूक मेरे सामने मौजूद थी, बजाय डरने के आयतुल कुर्सी की तिलावत करना शुरू की, और आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके आगे बढ़ के मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया तो मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ, और मैं तकरीबन आधे घंटे तक मुसलसल अंदर बैठ के तिलावत करता रहा। इस दौरानिए में बार बार मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कभी कोई दरवाज़ा बजा रहा है, और यकीनन दरवाजे के बाहर वही औरत, ये मखलूक मौजूद है जो मुसलसल रोती चली जा रही है। खैर, आधे पौन घंटे बाद मुसलसल तिलावत करने के बाद मुझे ज़रा सा सुकून महसूस हुआ, और मुझे यकीन हो चला कि वो जो भी मखलूक थी अब यहाँ से जा चुकी होगी। लेकिन उसके बावजूद मैंने पूरी रात उसी होटल में उसी तरह वहीं पे गुजारी, और जब सुबह उजाला हुआ तो उसके बाद मैं अपने होटल से बाहर निकल पाया। उसके बाद भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मेरे शौहर थे वो काफ़ी देर तक या लेट नाइट तक होटल में रुका करते थे, लेकिन जब वो रुकते थे तो रुकने से पहले ही 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के अपना इस होटल का हिस्सार कर लिया करते थे। कहा जाता है कि मलीर के एरिए में उस दौर में आम तौर पे चुड़ैलों का देखा जाना बहुत ज़्यादा आम हुआ करता था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कहानी अब से आप कह सकते हैं 24-25 साल पुरानी है, और ये उस दौर की बात है जिस दौर में हम लोग स्कीम 33 के अंदर अपने घर को शिफ्ट करना चाह रहे थे। उस दौर की अगर आप बात करें तो हम लोग, यानी हमारी जो फैमिली थी वो एक जॉइंट फैमिली थी, और हम लोग बेसिकली नाज़माबाद नंबर 3 में रहा करते थे। खैर, मैं तो शुरू से ही ख़िलाफ़ थी, क्योंकि ये जो स्कीम 33 का एरिया है ये आप कह सकते हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ मौजूद हैं, ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप मगरिब के बाद की बात करें और ख़ास तौर पे 24-25 साल पुरानी बात करें तो आमतौर पे लोग इस जगह जाने से परहेज़ किया करते थे। ज़ाहिर सी बात है, कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, कुछ और वजूहात थी जिनकी बिना पे हमें घर चेंज करना था, तो हमारे पास बस यही ऑप्शन था कि जो लिमिटेड बजट है उसके अंदर एक घर स्कीम 33 के अंदर हासिल कर लें। खैर, जब हम वहाँ पे शिफ्ट हुए तो शिफ्ट होने के बाद ये जो शुरू का एक हफ़्ता था बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा,
वैसे भी जब आप किसी नए घर के अंदर शिफ्ट होते हैं तो चीज़ें बेहतर होने में या सेटल होने में टाइम लगा करता है। एक हफ्ते के बाद यानी उसके बाद से हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो महसूस करना शुरू की। जैसे कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और मेरी अम्मी इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी बताती कि नमाज के दौरान ही मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हुई। कभी ऐसा लगता जैसे छत के ऊपर कोई भाग रहा है, कभी ऐसा लगता कि भागने के बजाय बाकायदा छत के ऊपर कुछ सामान है, जैसे कि पलंग को या फिर कुर्सियों को घसीट के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घर में मेरी अम्मी के अलावा उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। पहले तो मेरी मदर समझी हो सकता है जो बराबर वाला घर है यहाँ पे कोई लोग आ चुके हों। हालांकि जो बराबर वाला घर था वो काफ़ी अरसे से खाली था। कुछ देर के बाद अम्मी बताती हैं कि ये जो आवाज़ें थीं ये अजीब हो गईं। अब ऐसा लग रहा था जैसे छत के ऊपर या ऊपर वाले कमरे में कोई मौजूद है, जैसे कि वहाँ पे कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा हो और वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आपस में बातें कर रही हैं। जैसे कि आमतौर पे शादी वगैरह होती है तो शादी में जिस तरह का औरतों का शोर होता है, तो वैसे ही कुछ शोर था जो मेरी मदर को महसूस हो रहा था। खैर इससे पहले मेरी मदर ऊपर जाके चेक करती। अब बाकायदा उनको ऐसा लगा किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया है। अब हमारे जो घर वाले थे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे, सबका एक तरीक़ाकार था कि वो उस तरीके के मुताबिक दरवाजे को नॉक किया करते थे। जिस तरह से दरवाजे को नॉक किया जा रहा था, आप कह सकते हैं कि जिस तरह से दरवाजे को पीटा जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के बाहर जो भी मौजूद है यकीनन वो किसी न किसी परेशानी का शिकार है। पहले मेरी मदर ने साइड में से यानी जहाँ से हल्की सी झिरी मौजूद थी वहाँ से बाहर की तरफ देखा तो बाहर की तरफ कोई भी मौजूद नहीं था। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि मेरी मदर बताती हैं जब मैं बाहर की तरफ देख रही थी और जब वहाँ पे मुझे कोई भी नज़र नहीं आया था तो इस दौरानिए में भी मुसलसल नॉकिंग हो रही थी और बाकायदा ऐसा लग रहा था अब जो भी दरवाजे के बाहर की तरफ मौजूद है, अब उसने ना सिर्फ कोई पत्थर उठा लिया है बल्कि पत्थर उठाने के बाद उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को बजाना शुरू कर दिया है। देखते ही देखते ये जो सूरत हाल थी ये बड़ी खौफनाक हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था मेरी मदर को मुख्तलिफ जगहों से यानी मुख्तलिफ कमरों से किसी के रोने की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। खैर मेरी मदर ने अपने तौर पे जो भी कुरानी आयत थी उनकी तिलावत शुरू की और वो बताती कि जब मैं 15 या 20 मिनट तक मुसलसल तिलावत करती चली गई तो उसके बाद जो सूरत हाल थी वो कदरे बेहतर हुई और अब लग रहा था जो भी बाहर की तरफ मौजूद था या जो भी मेरी मदर को तंग करना चाह रहा था वो देखते ही देखते इस जगह से या इस घर से निकल चुका है। अच्छा, अजीब बात यह थी कि इसके साथ साथ हर रोज़ हमारे न सिर्फ पैसे गायब हो जाते बल्कि इसके साथ साथ मेरे जो पेरेंट्स थे जिनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी मिसाली अंडरस्टैंडिंग थी और आमतौर पे हमारे ख़ानदान में इन दोनों की मोहब्बत का या इन दोनों के इत्तेहाद का जिक्र ज़रूर किया जाता था। हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ इन दोनों के दरमियान न सिर्फ तलखी बढ़ रही थी बल्कि देखते ही देखते मेरे जो फादर थे वो आपे से बाहर हो जाते और अगर आप मेरी मदर की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। इसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता करके जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे बीमार हो चुके थे। ऐसी ऐसी बीमारियां उतरना शुरू हो चुकी थी जिन बीमारियों के बारे में हम जाना भी नहीं करते थे। अक्सर ऐसा होता कि रात के औकात में जो मेरी बहन है वो एकदम से सो के उठती और ना सिर्फ सो के उठती बल्कि एकदम से रोना शुरू कर देती। अब जब मेरी मदर या मेरी दूसरी बहनें उसको संभालती, उसको समझाने की कोशिश करती तो एकदम से ज़िद पे उतर आती जैसे कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। कभी वो रोने लगती, कभी चिल्लाने लगती और कभी कभी तो वो इस तरह की हरकतें करती जो नाकाबिले बयान है। देखते ही देखते सूरत हाल इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब बाकायदा हमें अपने घर के अंदर लोगों के होने का एहसास हुआ करता। कभी हम देखते कि दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं और देखते ही देखते बंद हो जाते हैं और कभी कभी एक अजीब सी स्मेल थी जिसे आप गंदी स्मेल कह सकते हैं, वो हमारे पूरे घर के अंदर महसूस हुआ करती थी। गर्ज के हर आने वाले दिन के साथ साथ हमारी जो मुश्किलात थी इनमें इजाफा हो रहा था और अब हमें लग रहा था कि ये जो घर है, जो कि हमारा नया घर है, इस घर को हमें तब्दील कर लेना चाहिए।
سب سے خوفناک واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کے تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا اور میرے جتنے بھی گھر والے ہیں سارے کے سارے سو چکے تھے۔ ایک تو یہ جو ہمارا ایریا تھا، اس ایریا میں ضرورت سے زیادہ سردی ہوا کرتی تھی، اور اگر آپ خاص طور پہ دسمبر سے جنوری فروری کی بات کریں تو ان دنوں میں 10 بجے ہی ایسے سناٹا ہو جاتا تھا جیسے کہ رات کے تقریباً 4 یا 3 بجے کا ٹائم ہو۔ خیر 12 بجے جب کہ میں اپنے روم کے اندر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ جو ہماری سیڑھیاں ہیں یا جہاں پہ زینہ موجود ہے، اس زینے سے آہستہ آہستہ کر کے کسی نے نیچے اترنا شروع کیا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جو ہمارا زینہ تھا یا جہاں پہ سیڑھیاں موجود تھیں، ان سیڑھیوں کے آگے یعنی جہاں پہ چھت موجود تھی ایک دروازہ لگا ہوا تھا جو کہ سراسر لوہے کا دروازہ تھا، اور اگر آپ کو چھت کے اوپر جانا ہوتا یا چھت سے باہر واپس آنا ہوتا تو اس دروازے کو ان لاک کرنا پڑتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر کے اندر مجھے ایسا لگا جیسے ایک لڑکی جو کہ بہت ہی بھیانک سے حلیے میں تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے بہت ہی بکھرے بکھرے لمبے لمبے بال ہیں، وہ بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ نہ صرف اوپر سے نیچے چلتی ہوئی آ رہی ہے، بلکہ وہ ایسے پورٹریٹ کر رہی تھی جیسے وہ اس گھر کی ہی کوئی ممبر ہو۔ جیسے ہی وہ نیچے کی طرف آئی تو سب سے پہلے تو میں چونکی، اور چونکنے کے بعد جب میں نے اس لڑکی کو مخاطب کیا، میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور اوپر سے نیچے کہاں سے آ رہی ہو؟ تم ہمارے گھر کے اندر کیسے آئی ہو اور یہاں پہ تمہیں کس سے ملنا ہے؟ بجائے اس کے وہ لڑکی میری کسی بات کا جواب دیتی، ایسا لگ رہا تھا وہ میری تمام باتوں کو سراسر نظر انداز کر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑکی نہ صرف گھر سے باہر نکلی، بلکہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہمارے گھر کے سامنے جہاں پہ ایک بیری کا درخت موجود تھا، ایگزیکٹلی وہ لڑکی اس درخت کے نیچے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اب جب وہ لڑکی گھر سے نکل کے اس پیڑ کے نیچے جا کے کھڑی ہوئی تو میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں نے چیخنا شروع کیا، یعنی کہ میرے جو گھر والے تھے ان کو میں نے مخاطب کیا۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس کم از کم کوئی ایک تو آئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس روز اتفاق سے جو ہمارے ماموں تھے وہ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ خیر جب وہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو باہر کی طرف اشارہ کیا، میں نے ان کو بتایا کہ باہر کوئی موجود ہے۔ ماموں بتاتے ہیں کہ جب میں نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد جب میں نے سامنے کی طرف یعنی جہاں پہ وہ پیڑ موجود تھا اس طرف دیکھنا شروع کیا تو واقعی میں اس حلیے کی لڑکی وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، اور ماموں کے مطابق عجیب بات یہ تھی اس لڑکی کے جو پاؤں تھے وہ نہ صرف الٹے تھے بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سراسر یہ وہی مخلوق ہے جس مخلوق کے بارے میں باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اگلے کچھ سیکنڈ کے اندر اندر ایسا لگا جیسے وہ درخت کے اندر یا درخت کے اوپر چڑھتی چلی گئی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت کے اندر جو کہ اتنا گھنا بھی نہیں تھا، جس کی اتنی ہائٹ بھی نہیں تھی، ایسا لگا وہ درخت کے اندر مکمل طور پہ سما چکی ہے۔ بڑا ہی عجیب ماحول تھا، بڑی ہی عجیب کیفیت تھی۔ آپ یقین کریں اس واقعے کے بعد میں، میرے گھر والے، ایون کہ میرے ماموں کو بھی یقین آ چلا تھا یہاں پہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سراسر نارمل نہیں تھا۔ خیر اس کے بعد سے میری مدر نے، میرے گھر والوں نے بہت زیادہ پڑھائی شروع کی، اور میرا خیال ہے کہ تقریباً 20 یا 25 دنوں تک مسلسل ہمارے گھر کے اندر سورہ بقرہ کو پلے کیا گیا۔ تب کہیں جا کے آہستہ آہستہ کر کے ہمارے گھر کے جو حالات تھے وہ قدرے بہتر ہوئے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس گھر میں یعنی جس گھر میں ہم رہ رہے تھے، کہا جاتا تھا کہ اس کے اطراف کا جو ایریا ہے گئے وقتوں میں وہ کیونکہ قبرستان کی طرح تھا یا قبرستان کے طور پہ اس علاقے کو استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا اس طرح کی مخلوقات ہمارے اس ایرے میں بہت زیادہ نظر آیا کرتی ہیں۔